Hello students, in today's lecture we will discuss chapter 5th of history, which is the Muslim League. Let's begin with the chapter. The Hindus and Muslims had lived together in India for centuries. They had developed some common ways of life. Since both the communities were exploited by the British, they fought together during the First War of Independence in 1857. Such a unity between the two communities posed a danger to British imperialism. अब क्या कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स थे वो बहुत सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से उनकी जो फीलिंग्स थी, यूनिटी थी, वो ज़्यादा बढ़ने लगी थी। दोनों को एक्सप्लॉइट किया था ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से दोनों इकट्ठे होकर लड़े फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को ख़तरा हो गया कि अब अगर इनकी यूनिटी बढ़ेगी तो हमारा रूल करना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। The uprising of 1857 made the British realize that they had to divide the two communities in order to prolong their rule in India. तो अब उनको ये पता लग गया था अपराइजिंग के बाद 1857 की कि अगर हमें यहाँ पे रूल करना है अच्छे तरीके से तो हमको इन दोनों कम्युनिटीज़ को अलग करना पड़ेगा। They therefore tried a sort of discord between to check the rising tide of nationalism. They encouraged, तो अब उन्होंने इस चीज़ के लिए किस चीज़ का सहारा लिया? अब उन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ को अलग करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल, और जिसके अंतर्गत क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई किसकी, मुस्लिम लीग की 1906 ईस्वी में, ठीक है। देन आता है फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। सबसे पहले आता है लॉज ऑफ सोवरेंटी बाय मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स जो अपनी सोवरेंटी लूज़ कर चुके थे उस टाइम पे। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन इंडिया आफ्टर dethroning द मुगल रूलर्स हु वर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। जब ब्रिटिशर्स ने अपना रूल यहाँ पे कायम किया था इंडिया में, तो उन्होंने मुगल रूल्स को हटाकर अपना रूल यहाँ पे रखा था। देयरफॉर द मुस्लिम्स बिकम बिटर एनिमीज़ ऑफ द ब्रिटिश। इसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बिटर एनिमीज़ बन गए थे ब्रिटिशर्स के। दे पार्टिसिपेटेड, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया इन ऑर्डर टू डिक्लाइन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल को वो हटा सकें, इसकी वजह से दिस मेड द ब्रिटिश व्यू दैम विद सस्पिशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्शियसली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द मुस्लिम होल्डिंग दैम रिस्पॉन्सिबल। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो भी एक तरह से भेदभाव की भावना से देखते थे मुस्लिम्स की तरफ से। वो समझते थे कि जो अपराइजिंग हुई थी 1857 की, उसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार थे, ठीक है। तो 1870s के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना एटीट्यूड था जो मुस्लिम्स के लिए वो चेंज करना शुरू कर दिया, और एक तरह से उनको संतुष्ट करने की भावना से, ताकि कोई भी और नेशनल मूवमेंट क्रिएट ना हो सके उनके खिलाफ, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको अपनी साइड पे करने का सोचा। देन आता है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो अभी पढ़ा ही वी हैव डिस्कस्ड अबव। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 द ब्रिटिश बिकेम कॉम्प्रहेंसिव ऑफ द सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर इन इंडिया। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए अपनी सेफ्टी को लेकर। दे सॉ द यूनिटी द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज अ थ्रेट टू them thus to check the growth of United Nation feeling in India and encourage movement and separatist tendency in India politics. They decided to follow the policy of divide and rule. They did it in the following manner. तो अब हिंदूज़ और मुस्लिम्स की यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड पॉलिसी रूल की मदद लेने की सोची, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को करने के लिए क्या क्या किया। इन 1871 लॉर्ड मायोज गवर्नमेंट अडॉप्टेड रिजोल्यूशन विच मेड उर्दू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मुस्लिम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स एंड इंक्रीज गवर्नमेंट एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाय द मुस्लिम्स। तो अब मुस्लिम्स को अपनी साइड पे करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो उर्दू लैंग्वेज थी वो एक तरह से मेन लैंग्वेज बना दी मुस्लिम्स के लिए उनके प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में, और उन्हें जो ग्रांट्स मिलती थी एजुकेशन के लिए वो भी उन्होंने बढ़ा दी। देन दे ट्राई टू क्रिएट हेटेड अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बाय पोर्ट्रेइंग मुस्लिम रूलर्स एज स्प्लेंडर्स एंड हिंदू रूलर्स एज क्रूअल किंग्स टू देयर मुस्लिम सब्जेक्ट्स। अब उन्होंने एक दूसरे की तरफ भड़काना शुरू कर दिया कि मुस्लिम रूलर्स एक तरह से प्लंडर्स हैं और हिंदू रूलर्स हैं जो वो मुस्लिम सब्जेक्ट्स को ख़राब करते हैं, और जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो हिंदू सब्जेक्ट को, मतलब एक दूसरे की तरफ भड़का दिया। देन आता है दे ट्राइड to justify the partition of Bengal by convincing the Muslims that Bengal was being partitioned to create a new Muslim majority province where the Hindus would not be able to suffer. अब उन्होंने ये यकीन दिलवाना शुरू किया मुस्लिम्स को कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होगी, जो न्यू प्रोविंस होगी, वो उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़, और जहाँ पे हिंदूज़ अपने रूल को नहीं चला पाएंगे, ठीक है।
दे ट्राई टू यूटिलाइज द कास्ट स्ट्रक्चर टू टर्न द नॉन ब्राह्मण्स एंड लोअर कास्ट अगेंस्ट हाई कास्ट। तो अब उन्होंने लो कास्ट और हाई कास्ट का रौला बीच में डाल दिया ताकि जो मूवमेंट्स हैं वो दब सकें और मुस्लिम्स और हिंदूज़ में बंटवारा हो सके, मुस्लिम्स और हिंदू अलग अलग हो जाएं। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आता है रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब जो मुस्लिम थी उनकी कई फील्ड्स में वो पीछे रह गए हिंदू से, जिसकी वजह से इजी हो गया ब्रिटिशर्स को भड़काना मुस्लिम्स को हिंदूज़ के खिलाफ। ठीक है। सबसे पहले द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैड कॉन्शियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मुस्लिम आफ्टर 1858, होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द दे डिस्क्रिमिनेटेड इन द रिक्रूटमेंट टू सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। अब क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने ये मान लिया कि जो मुस्लिम्स हैं वो मेन रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, अपराइजिंग के लिए, तो एक तरह से उनमें भेदभाव करना शुरू कर दिया। कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर जो भी सर्विसेज दी जाती थी गवर्नमेंट सर्विसेज, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करनी शुरू कर दी। द मुस्लिम कम्युनिटी वाज नॉट मच इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, हियर टू मच दे लैग बिहाइंड। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी उसमें भी मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा हाथ नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। सम मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी डिड नॉट कीप अप विद द मॉडर्न ट्रेंड्स इन सोशल एंड कल्चरल स्फीयर्स दिस द। अब मुस्लिम्स जो थे वो मॉडर्न ट्रेंड्स को नहीं अपनाया उन्होंने, कई मुस्लिम्स मेंबर्स ने, तो उन्होंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो उनको अपने लिटरेचर पे, अपने कल्चर पे प्राउड था वो, और वो नहीं चाहते थे कि हम वेस्टर्न सिस्टम को अपनाएं। ठीक है। पर उसकी दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो हिंदूज़ थे उन्होंने वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अपनाया, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो गई एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स। तो अब इन दीज सर्कमस्टांसिस इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर द ब्रिटिश ऑफिशियल टू इंसाइट द मुस्लिम्स अगेंस्ट। अब इन सर्कमस्टांसिस में एक तरह से ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया मुस्लिम्स को भड़काना हिंदूज़ के खिलाफ। ठीक है। Then other role of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was a great educationist and social reformer. He regarded Hindus and Muslims to be one qawm. अब जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनकी ये थिंकिंग थी जो हिंदूज़ और मुस्लिम है वो एक हैं और एक नेशन में रहेंगे। ठीक है। ही फाउंडेड द मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ विच हैड बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम पेट्रन्स। हाउएवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन द 1880s ही गिव अप हिज अर्लियर व्यूज़ एंड डिक्लेयर दैट। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यूज़ चेंज कर लिए। उनका भी ये मानना होगा कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम हैं उनके इंटरेस्ट्स अलग अलग हैं, उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड सर सैयद अहमद खान अपोज्ड इट। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई, ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने इसका अपोज किया। ही फाउंडेड द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन इन 1888 मेनली विद द व्यू टू अपोज द कांग्रेस। इन दिस एफर्ट्स ही वाज सपोर्टेड बाय मिस्टर बेक द ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स ने उनको सपोर्ट किया जब उन्होंने अपोज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो तो यही चाहते थे। ठीक है। बैक आइडिया वाज दैट एंग्लो मुस्लिम यूनिटी वाज पॉसिबल बट हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज इम्पॉसिबल। उनका ये मानना था कि एंग्लो मुस्लिम यूनिटी तो हो सकती है पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी कभी भी नहीं होगी। इट वाज सेड दैट सर सैयद अहमद बिलीव दैट सिंस द हिंदूज फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दे वुड डोमिनेट द मुस्लिम्स इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश रूल। ही फेल्ट दैट कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रिटिश रूल वाज अ गारंटी फॉर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी। अब वो क्या चाहते थे कि अगर हिंदूज मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई तो एक तरह से उनका रूल हो जाएगा। ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे, वो चाहते कि अगर ब्रिटिश रूल ही यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा तो ये एक हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारी वेलफेयर के, हमारी भलाई के लिए अच्छा होगा हमारी कम्युनिटी की। देयरफॉर ही डिक्लेयर्ड दैट इफ़ द एजुकेटेड मुस्लिम सपोर्ट द ब्रिटिश द लेटर वुड रिवॉर्ड दैम विद गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर स्पेशल ऑफ फेवर्स। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे तो बाद में उन्हें और इसके बदले में गवर्नमेंट जॉब और अदर स्पेशल फेवर्स चाहिए हमारी कम्युनिटी के लिए। ठीक है। देन आता है एर्नियस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। द मैनर इन विच इंडियन हिस्ट्री वॉज इंटरप्रेटेड इन दोज डेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनल थिंकिंग अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब हिस्ट्री को जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया उस तरीके से भी हिंदूज़ और मुस्लिम्स में एक तरह से डिफरेंस पैदा हुए। ठीक है। सम ब्रिटिश एंड कम्युनल हिस्टोरियन डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदूज एंड मुस्लिम पीरियड्स। तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया
कि जो हिस्ट्री थी उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड. द रूल ऑफ तुर्क्स, अफगान्स एंड मुस्लिम वर कॉल्ड द मुस्लिम रूल. अब तुर्क्स रूल, अफगान रूल, मुगल रूल को मुस्लिम रूल में डाल दिया, वेयर द रूलर्स वर सेट टू द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम एंड देयर सब्जेक्ट द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स. इन द सो कॉल्ड हिंदू पीरियड, मुस्लिम रूलर्स वर डब्ड एज फॉरेन इन्वेडर्स हु हैड सेटल्ड इन इंडिया. दे पोर्ट्रेड राणा प्रताप एंड शिवाजी एज नेशनल हीरोज एंड अकबर एंड औरंगजेब एज फॉरेनर्स. तो अब क्या हुआ कि उन्होंने ये करने के लिए क्या किया कि जो हिंदू पीरियड था एक तरह से उनको ये बताया कि वो एक तरह से नेशनल हीरोज़ हैं. राणा प्रताप और शिवाजी को नेशनल हीरोज़ बता दिया और अकबर और औरंगज़ेब को फॉरेनर्स बता दिया, जो बाहर से आके जिन्होंने प्लंडर किया, एक्सप्लॉइट किया. ठीक है. देन आता है द ब्रिटिश एंड कम्युनल हिस्टोरियंस इग्नोर द नोशन ऑफ द कंपोजिट कल्चर इंडियन, ट्राई टू क्रिएट अ ड्रिफ्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़. दे फेल टू इंटरप्रेट द डाइवर्सिटी वाज प्राइमरी क्लास वाइज. अब उन्होंने कल्चर के बेस पे भी उन्होंने अलग करना शुरू किया हिस्ट्री को. ठीक है. देन सम कम्युनल हिस्टोरियंस हाईलाइटेड द मिथ दैट इंडियन सोसाइटी हैड कल्चर हैड रीच्ड ग्रेट हाइट्स ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड. अब कई हिस्टोरियंस ने ये किया कि जो एंशिएंट पीरियड था उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी और कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, पर ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया मिडेवल पीरियड में जब मुग़ल रूल था उस टाइम पे. क्यों? क्योंकि मुग़ल्स ने उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इंडियन इकोनॉमी पे, उनकी डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. ठीक है. देन आता है राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म. अब असर्टिव नेशनलिज्म लीडर्स जब राइज हुआ तो उनकी भी कई चीज़ें मुस्लिम्स को मान्य नहीं थी. जैसे असर्टिव नेशनलिज्म प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट, बट सम ऑफ द एक्शन मार्क द स्टेप बैक इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल यूनिटी, जिसकी वजह से नेशनल कई स्टेप्स ऐसे जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी नहीं हो पाई. ठीक है. जैसे द स्पीचेस एंड एक्शन ऑफ सम नेशनल असर्टिव नेशनलिज्म अनॉयड सम स्पीचेस ऑफ इंडियंस. फॉर एग्जाम्पल द प्रोपगेशन ऑफ शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल, ये वाला, और बाय तिलक और बिंदु घोष कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एज रिलीजन. तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जिनकी वजह से जो मुस्लिम्स थे उनको हर्ट हुआ और नेशनल यूनिटी को नुकसान पहुंचा उस टाइम पे. ठीक है. अब आता है इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग. किस वजह से जो फॉर्मेशन हुई मुस्लिम लीग की? सबसे पहले द हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी इन द यूनाइटेड प्रोविंस, जो अभी उत्तर प्रदेश कहलाता है. उर्दू वाज द कोर्ट लैंग्वेज एंड ऑल द पिटीशन टू द ऑफिस एंड कोर्ट्स वर सबमिटेड इन उर्दू. तो उस टाइम पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर थे सारे उर्दू में दिए जाते थे. सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस. ऑन अप्रैल 1900 द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टेड ऑल पिटीशन वर सबमिटेड इन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड कोर्ट समन्स एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स टू बी इशूड इन हिंदी एज वेल एज इन उर्दू. तो अब ये अनाउंस किया गया कि जितने भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो हिंदी में दिए जाएंगे और जितने भी जो क्या कहते हैं मीटिंग्स वगैरह बुलाई जाएंगी, अनाउंसमेंट्स वगैरह होंगी, वो हिंदी में भी होंगी और उर्दू में भी होंगी. तो मुस्लिम्स ने इस बात की जो थी वो आलोचना की. द कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी हुई और मंथ तक चली वो, जिसकी वजह से जो इनके रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा वॉर्स हो गए. देन आता है फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एसोसिएशन. द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रिटिश. अब जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो गई. इन ऑर्डर टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कांग्रेस, द ब्रिटिश एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ द मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन इन द ईयर 1893. तो अब ब्रिटिशर्स ने एनकरेज किया कि MAO डिफेंस एसोसिएशन को बढ़ावा दिया उन्होंने. प्रिंसिपल बैक ऑफ द MAO कॉलेज अलीगढ़ वॉज इट सेक्रेटरी. द मोटिव ऑफ ब्रिटिश इन सेटिंग अप द एसोसिएशन वॉज टू प्रमोट लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एंड टू प्रिवेंट मुस्लिम्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनी पोलिटिकल मूवमेंट. अब उनका ये था कि मुस्लिम्स को अपनी तरफ करना है ब्रिटिशर्स ने, तो एक तरह से उनको अपनी तरफ लॉयल करना और उनको किसी भी नेशनल मूवमेंट में शामिल नहीं होने देना, ये उनका मोटिव था. देन आता है द अलीगढ़ पॉलिटिक्स. नवाब मोहसिन उल मुल्क led the Aligarh movement after the death of Sir Syed in 1898. The Aligarh movement worked to instill into the minds of Muslims a spirit of loyalty towards the British government. अलीगढ़ मूवमेंट क्या था? अब अलीगढ़ मूवमेंट के ज़रिए वो एक तरह से लॉयल्टी बनना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए. ठीक है.
When the Hindu-Urdu controversy raised in 1900, the Nawab was the secretary of MAO College Trust. He criticized the government order granting equal status to Hindi and उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस बात को कि हिंदी और उर्दू को यूपी में बराबर का स्टेटस क्यों दिया गया. द लेफ्टिनेंट governor of UP, MacDonald, was furious and he demanded the Nawab should either resign from the secretaryship of the trust or separate himself from the agitation against the government order. तो अब जो गवर्नर थे उन्होंने ये बोल दिया कि या तो नवाब रिज़ाइन कर दें, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर को मान लें या गवर्नमेंट ऑर्डर के अलग हो जाए. मुस्लिम लीडर्स बिकम एंग्री, दे सजेस्टेड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम शुड बी सेटअप. तो अब इस तरह से उन्होंने ये मांग की कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अलग होनी चाहिए, हिंदूज़ की अलग होनी चाहिए. देन आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल. Lord Curzon partitioned Bengal into two provinces, apparently on administrative ground. However, the real purpose of the partition of Bengal was to create a wedge between the. अब हम सबको पता है, हमने पहले पढ़ा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का मेन मकसद क्या था कि एक तरह से डिवाइड एंड रूल करना है, मतलब दोनों कम्युनिटीज़ को अलग करना है, जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था. एंड टू चेक द राइजिंग ट्रेड ऑफ नेशनलिज्म, ब्रिटिश वॉन द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम ऑन द ग्राउंड दैट न्यू प्रोविंस वुड हैव ए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट. तो अब वो कामयाब हो गए इस बात में, ये यकीन दिलाने में कि जो नई प्रोविंस वो बनाएंगे पार्टीशन के बाद वो मुस्लिम मेजॉरिटी की होगी, जिसकी वजह से उनको क्या मिला, मुस्लिम्स का साथ मिला और उन्होंने विभाजन को, पार्टीशन को सपोर्ट किया. सो फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग, द लखनऊ पैक्ट, etc. Let's begin with the chapter. Formation of the Muslim League. Success of the Muslim deputation to the Viceroy motivated the Muslim to start a separate political organization. अब ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी की मुस्लिम को अपने हक में लेना है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मोटिवेट हुए मुस्लिम्स कि वो अपनी एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए. नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका टुक द इनिशिएटिव, उसने कदम उठाए नवाब सलीमुल्लाह ने. इन दिसंबर 1906 व्हेन एमिनेंट मुस्लिम लीडर्स assembled at Dhaka in connection with the Mohammedan Educational Conference, he arranged a meeting to consider such a proposal. तो उसने एक मीटिंग में ये प्रपोज़ल दिया कि हमें एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए. द प्रपोजल टू फॉर्म अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मुस्लिम वॉज एक्सेप्टेड एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज सेटअप ऑन December 30, 1906. तो अब क्या हुआ कि उसके प्रपोजल को माना गया और एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी December 30, 1906 में. किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर? नवाब सलीमुल्लाह ने, जिसने प्रेजेंट किया था, इनिशिएटिव लिया था बनाने का, ठीक है. अगहा खान वॉज इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. अगहा खान को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, याद रखना ये. इट्स हेडक्वार्टर वर टू बी अलीगढ़ बट इट्स सेंट्रल ऑफिस वॉज शिफ्टेड टू लखनऊ इन 1910. तो इस तरह से उस मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई. तो अब इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहले to promote among the Muslims of India support for the British government and to remove any misconception regarding the intention of the government in relation to Indian Muslims. अब क्या था कि ये प्रमोट करना कि जो मुस्लिम्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देंगे, ठीक है, इस चीज़ को प्रमोट करना. और ये मिसकंसेप्शंस, ये जो धारणाएं बनी हुई थी फालतू की कि जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में है, उस चीज़ को रिमूव करना, ठीक है. पहली ऑब्जेक्टिव तो ये था. देन टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड टू रिप्रेजेंट देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन टू द गवर्नमेंट इन माइल्ड एंड मॉडरेट लैंग्वेज. मुस्लिम्स के इंटरेस्ट और राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उनकी नीड्स को गवर्नमेंट के आगे प्रेजेंट करना, ये एम एंड ऑब्जेक्टिव. देन टू प्रिवेंट द राइज ऑफ फीलिंग्स ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड अदर कम्युनिटीज़. जो बदले की, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसको, भिन्न होने की भावना जो थी उसको अलग कर, उसको ख़त्म करना, ये था उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन आता है द लखनऊ पैक्ट. The period during the First World War was of intense nationalist political activity. The events during the World War and prevalent sentiments were responsible for the signing of the Lucknow Pact between the Congress and the Muslim League. तो अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच वाला टाइम था, उसके बीच कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से लखनऊ पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है. सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू दी लखनऊ पैक्ट. अब इंटरनेशनल इवेंट्स क्या हुए? तो क्या हुआ कि जब टर्की के साथ फाइट हुई, बल्कान पावर्स, ठीक है, टर्की को फाइट करना पड़ा बल्कान पावर्स के साथ. जो तो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी वो टर्की के फेवर में नहीं थी,
ठीक है। तो एक तरह से जब ब्रिटिशर्स उनके अगेंस्ट हो गए, मतलब उनको लगा, मुस्लिम्स को लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये एंटी मुस्लिम है, ये हमारे अगेंस्ट में है, उनको ये समझ आया उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर उनका जो एटीट्यूड था उस टाइम पे वो चेंज हो गया और उन्होंने किसको सपोर्ट किया? कांग्रेस को सपोर्ट किया सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए, समझे। देन नेशनल इवेंट्स, देयर वर इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स दैट चेंज एटीट्यूड ऑफ। अब कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से जो नेचर था, जो बिहेवियर था उनका मुस्लिम्स का, वो चेंज हो गया। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, कैंसिल हो गया। देन सेकेंडली क्या हुआ कि नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे जो क्रांतिकारी थे, अबुल कलाम आज़ाद, अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया और उन्होंने क्या किया कि नेशनलिस्ट आइडिया को फैलाया मुस्लिम्स के बीच में कि वो फेवर करें किसको? सेल्फ गवर्नमेंट को, ठीक है। देन आता है चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। इन द बिगिनिंग ऑफ द लीग हैड सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। बिगिनिंग में उनका ये था कि हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, उनका ये मेन ऑब्जेक्टिव था, जैसे हमने पहले पढ़ा। इन 1913 द लीग हैड अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द एजेस ऑफ ब्रिटिश क्राउन एज द आइडल ऑफ मुस्लिम लीग, देयरफॉर इट एग्रीड विद द कांग्रेस टू हैव पॉलिटिकल गोल फॉर इंडिया। तो अब उनका एटीट्यूड चेंज हो गया और उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ा कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों की जब सोच मिली तो उनमें कोऑपरेशन बढ़ा, ठीक है। कोऑपरेशन बढ़ा तो उनकी यूनिटी हुई दोबारा से, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया उन्होंने दोनों ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लाने के लिए, ठीक है। देन आता है कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू फैक्शंस ऑफ द कांग्रेस। एनी बेसेंट ट्राई टू रीयूनाइट द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस, द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट। तिलक रीजॉइंड द कांग्रेस इन 1916 एंड प्लेड अ मेजर रोल इन रिजॉल्विंग डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग। अब जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनको यूनाइट करने के लिए दोबारा से एनी बेसेंट ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी ने रीजॉइन किया 1916 में कांग्रेस को दोबारा से, ठीक है। और उन्होंने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इकट्ठा करने के लिए। देन आता है टर्म्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट। Efforts were made to bring the Congress and the Muslim League to reach an agreement on the scheme of political reforms in India. Efforts किए गए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए कि वो एक ऐसे एग्रीमेंट, वो एक ऐसे साझे एग्रीमेंट पर आए ताकि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमने प्रेजेंट करने हैं ब्रिटिशर्स के आगे वो क्या होने चाहिए। In 1915 both the Congress and the Muslim League held their session at Bombay. द बॉम्बे सेशन ऑफ द लीग वॉज अटेंडेड बाई कांग्रेस। जो बॉम्बे सेशन था वो अटेंड किया गया कांग्रेस के द्वारा। द लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर द जॉइंट प्लान ऑफ पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। उन्होंने एक जॉइंट प्लान बनाया कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज होनी चाहिए। इन 1916 द कांग्रेस एंड द लीग अगेन हेल्ड सिमिलर सेशंस एट लखनऊ। 1916 में एक और सेशन हुआ लखनऊ में, पहले 1915 में हुआ, फिर 1916 में हुआ। The joint scheme of political reforms was put forward and adopted by both parties. दोनों पार्टीज़ ने वो जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जॉइंट स्कीम में निर्धारित की गई थी उनको माना, ठीक है, और एक एग्रीमेंट को साइन किया। इस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट, ठीक है। क्लॉज, अब कौन सी धाराएं थी लखनऊ पैक्ट के अंदर? एबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल, कि जो द इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑपरेटिंग फ्रॉम इंग्लैंड शुड बी एबोलिश। जो इंग्लैंड से क्या कहते हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो चीज़ एबोलिश्ड होनी चाहिए। और जो यहाँ पर भी आप सेक्रेटरी बनाओगे, ठीक है, 2 सेक्रेटरी जो बनाओगे यूनियंस अंडर सेक्रेटरीज, उसमें भी एक इंडिया का बंदा होना चाहिए, ठीक है। देन minorities in elected bodies, the minority should have adequate separate representation in elected bodies। तो अब minorities को अलग separate representation, मतलब separate क्या कहते हैं उसको, अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। Then limitation of the imperial legislature, defense, foreign affairs and political relations of India, declaration of war or signing of peace treaties were excluded from the control of imperial legislature। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है, वार डिक्लेयर करनी है या फिर कोई पीस ट्रीटी साइन करनी है, इसको एक्सक्लूड कर दिया किससे, कि इस पर अब किसका कंट्रोल नहीं होगा? इंपीरियल लेजिस्लेचर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। देन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज टू हैव 150 मेंबर,
150 मेंबर थे, जिसमें से 4/5 मेंबर थे जो इलेक्टेड थे, 1/5 मेंबर जो नॉमिनेट होते थे, 1/3 ऑफ इलेक्टेड वर टू बी मुस्लिम्स, जो और 1/3 मेंबर जो होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, मुस्लिम्स होने चाहिए। देन आता है रिलीजियस इंटरेस्ट। नो लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज टू प्रोसीड विद एनी बिल और रेजोल्यूशन, कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो वो कोई भी ऐसा बिल पास नहीं करेगी जो किसी भी कम्युनिटी को हर्ट कर रही हो, किसी भी कम्युनिटी को इफेक्ट कर रही हो, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान। देन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के हाथ में जुडिशरी पावर नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़, ठीक है। फिर अब क्या आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट, क्या फ़ायदे हुए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, द जॉइंट स्कीम सिम्बोलाइज्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बोथ द कम्युनिटीज एग्री टू कॉम्प्रोमाइज इन सम एरियाज ऑफ कॉमन गुड। अब क्या हुआ कि जब जॉइंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैसे हुई कि जो ये कम्युनिटीज़ थी हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों कई चीज़ों पे कॉमन इनके आइडियाज़ थे, कॉमन इनकी जो थी धारणाएं थी कई चीज़ों के ऊपर। द कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज ऑन इज सेक्युलर इलेक्टर एक्सेप्टिंग द स्कीम ऑफ सेपरेट इलेक्टर, कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स ये जो पॉलिसी थी को अपनाया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या अपनाया, जो इलेक्शंस के सिद्धांत थे वो चीज़ें अपनाई। देन क्या हुआ कि द हिंदूज़ और मुस्लिम्स इन दोनों ने क्या किया, इकट्ठे काम किया 1916 से लेके 1922 तक, 6 साल तक इकट्ठे काम किया इन्होंने। यूनिटी विद इन द कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट, ये बात है। द लखनऊ सेशन एंड द साइनिंग ऑफ द लखनऊ पैक्ट ब्रॉट अबाउट यूनिटी बिटवीन द असर्टिव नेशनलिस्ट एंड द अर्ली नेशनलिस्ट, यूनिटी आई इसकी वजह से। आफ्टर द सूरत सेशन ऑफ 1907 बोथ विंग्स ऑफ कांग्रेस, 97 का जो सूरत सेशन था उसके बाद दोनों विंग्स जो अलग अलग हुई थी उनके अलग अलग रास्ते हो गए थे, ये दोनों इकट्ठे कब आए 1960 में। एज इसका रिजल्ट मिला, ये मिला कि कांग्रेस जो थी वो और ज़्यादा ताकतवर हो गई, स्ट्रेंथनड हो गई, ठीक है। द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन 11, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे पहले 1916 में लखनऊ सेशन में, उन्होंने ये बोला कि अगर कांग्रेस ख़त्म भी हुई थी, मतलब कांग्रेस अगर अलग भी हुई थी सूरत सेशन में तो वो रीबॉर्न हो गई लखनऊ सेशन में, ठीक है। देन प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, द यूनिटी बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग एंड बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट असर्टिव नेशनलिस्ट बिकेम ए थ्रेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब मुश्किलें बढ़ गई किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यूनिटी बढ़ी और अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में यूनिटी बढ़ी तो एक तरह से ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया। अनटिल नाउ द गवर्नमेंट हैड बीन रिप्रेजेंटिंग द नेशनल मूवमेंट, अब तक जो गवर्नमेंट थी वो नेशनल मूवमेंट को दबा रही थी अपनी फोर्स यूज़ करके, ठीक है। पर अब उनके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं था पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को पास करने के अलावा, मतलब उनको आगे करने के लिए, डिले करने के अलावा उनके पास अब, पहले तो वो डिले कर रहे थे, अब उनके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं था कि वो किस प्रकार उसको डिले करें, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।